हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। कृपया वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे नए वीडियोस के बारे में आपको पता चल जाए। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो इसमें हमारा अगला टॉपिक है ब्रश ओपन कर लेते हैं। इसमें हमारा अगला टॉपिक है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, मतलब वातावरण का शुद्धिकरण। ये जो सूक्ष्म जीव हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हिंदी में हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे वातावरण को साफ रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना रहें तो वातावरण में इतना कचरा फैल जाएगा और इतने दुर्गंध हो जाएंगे, इतना दुर्गंध आने लगेगा कि हमें हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। चलिए हम आगे पढ़ते हैं बिना देर किए हुए। बूझो एंड पहेली had observed the school gardener making manure along with their friends. They collected wastes of plants, vegetables, and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. Bujo and Paheli wanted to know how this had happened. बूझो और पहेली ने अपने गार्डनर को, अपने स्कूल गार्डनर को ऑब्जर्व किया था जब वो खाद बना रहे थे। तो ऑब्जर्व किया था मतलब उसको ध्यान से देखा था कि उसके गार्डनर कैसे खाद बना रहे थे। तो पहेली और बूझो अपने दोस्तों के साथ अपने आसपास के घरों से, गार्डन से, पौधों के, वेजिटेबल्स के और फलों के जो वेस्ट्स हैं उसको कलेक्ट किया और कलेक्ट करके उसको एक गड्ढे में डाला। उस गड्ढे को इसीलिए बनाया गया या फिर उस गड्ढे को इसी काम के लिए इस्तेमाल किया उन लोगों ने। उसमें सारे प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से रिलेटेड जो भी वेस्ट्स हैं अपने दोस्तों के साथ मिलके अपने आसपास के घरों और गार्डन से कलेक्ट करके उसमें डाला। कुछ समय के बाद वो डिकम्पोज हो गया, मतलब उनका पूरा विघटन हो गया, वो पूरे टूट गए और वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गए, उनका खाद बन गया। बूझो और पहेली जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ। अब यहाँ पे है एक्टिविटी 2.5। एक्टिविटी 2.5 में आपको 2 गमला ले लेना है। उन दोनों में आधा आधा मिट्टी भर लेना है। उन दोनों गमलों को मार्क कर दीजिए, एक को मार्क कीजिए ए और दूसरे को मार्क कीजिए बी। ए में प्लांट वेस्ट डालिए, प्लांट से रिलेटेड जो भी कचरा है उसको आप डालिए, और बी में आप पॉलीथीन बैग्स डालिए, खाली बोतल की ग्लासेस को डालिए, खाली ग्लास की बोतलों को डालिए, टूटे हुए प्लास्टिक के खिलौनों को डालिए और 3 से 4 हफ्ते तक आप ऑब्जर्व कीजिए। Do you find any difference in the contents of the 2 pots? If so, what is the difference? You will find that plant waste in pot A has been decomposed. How did this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. The nutrients released in the process can be used by the plants again. अब इस एक्टिविटी को करने के बाद यहाँ पे कुछ प्रश्न है, इसको आपको इस एक्टिविटी में ऑब्जर्व करना है। अब 3-4 हफ्तों के बाद अब इन दोनों में जो कंटेंट्स हैं, मतलब इन दोनों में जो चीज़ें हैं, क्या उनमें कुछ परिवर्तन है? पहले आपने
पॉट ए में डाला प्लांट से रिलेटेड जो भी वेस्ट, और पॉट बी में प्लास्टिक, ग्लास, ये सभी चीज़ें डाली, तो अब 3-4 महीने के बाद अब पॉट ए में और पॉट बी में क्या पहले की तरह इनमें वो पौधे के वेस्ट पॉट ए में है और पहले की तरह वो प्लास्टिक वाली सारी चीज़ें वो पॉट बी में हैं? तो ये आपको फाइंड करना है। इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस? तो अगर कोई डिफरेंस है दोनों के कंटेंट्स में 3-4 महीने के बाद, तो ये क्या डिफरेंस है? यू विल फाइंड दैट plant waste in pot A has been decomposed. How did this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. अब आप क्या पाएंगे कि पॉट ए में जो प्लांट का जो वेस्ट है उसका पूरा विघटन हो गया, वो पूरा टूट गया। तो ये कैसे हुआ? तो जो प्लांट वेस्ट है वो खाद में बदल गया। वो कैसे खाद में बदल गया? तो बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स ने वो जो प्लांट वेस्ट हैं उनके ऊपर उनका एक्शन काम किया। क्या एक्शन करते हैं वो? इस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में वो क्या करते हैं? वेस्ट्स को खाते हैं और फिर उसको डेफिकेट करते हैं, वही चेंज हो जाता है, वही मैन्योर में बदल जाता है। और जो इस प्रोसेस में, इस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में कुछ पोषक तत्व रिलीज होते हैं, इनको जो दूसरे प्लांट्स हैं उसको फिर वो इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद है, डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स did not undergo any such change. The microbes could not act on them and convert them into manure. आपने नोटिस किया होगा कि पॉट बी में जो वेस्ट थे, जो कचरा जो पॉट बी में आपने डाला, जैसे कि पॉलीथीन बैग्स आपने डाला, खाली ग्लासेस डाले आपने, बोतलें डाली, टूटे हुए खिलौने डाले, उनमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ। उनमें किसी भी प्रकार का बदलाव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके ऊपर जो माइक्रोब्स हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनका एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो उनको खा नहीं पाए, उनको डिकम्पोज नहीं कर पाए। उनको खा पाते तो वो डिकम्पोज कर पाते, उनका विघटन कर पाते, उनको तोड़ पाते, लेकिन वो उनको तोड़ नहीं पाए। तो वो जो वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक, ग्लास, तो ये सब जो है ये वैसे का वैसे ही रह गया। You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. आप अक्सर जमीन के ऊपर काफ़ी मरे हुए जीवों को देखते हैं। हाँ, मरे हुए जीव जो कि सड़ रहे होते हैं, आप उनको देखते हैं ज़मीन पे। यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो जो मरे हुए जीव हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में, ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में इसलिए है क्योंकि वो जो मरे हुए जीव हैं, जो प्लांट्स मरे हुए हैं, जो एनिमल्स मरे हुए, जो सड़ रहे हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर सकते हैं, इसीलिए उनको ऑर्गेनिक मैटर कहा जाता है। तो आप अक्सर देखते हैं कि मरे हुए पौधे, कभी कभी मरे हुए जानवर ज़मीन पे पड़े हुए रहते हैं बड़ी मात्रा में। You find that they disappear after some time. This is because the microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. अब इसमें होता क्या है, वो क्या करते हैं कि थोड़े समय के बाद ये जो जानवर हैं, ये जो मरे हुए जो जीव हैं, ये गायब हो जाते हैं। तो ये गायब होते हैं तो इनके ऊपर क्या होता है, ये क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनको डिकम्पोज कर देते हैं। ये भी जो मरे हुए ऑर्गेनिक वेस्ट जैसा कि बताया मैंने कि जिनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक्शन हो सके, तो इनको ये डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज मतलब इनका विघटन कर देते हैं, इनको तोड़ देते हैं।
और इनको सिंपल सब्सटेंस में, एकदम सरल पदार्थ में इनको बदल देते हैं। These substances are again used by other plants and animals. अब उसके बाद जो है ये जो सब्सटेंसेस है, ये जो कन्वर्टेड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने जो इनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया है, इनको दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स इसका इस्तेमाल करते हैं। Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. इसलिए ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका इस्तेमाल हम हानिकारक और बदबूदार चीज़ों को कम करके वातावरण को शुद्ध बनाने में कर सकते हैं। हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause diseases in human beings, plants and animals. अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत से कारणों से ये हमारे लिए हानिकारक हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारियों का कारण बनते हैं, मनुष्य में, पौधों में और पशुओं में। सच डिजीज कॉजिंग microorganisms are called pathogens. Some microorganisms spoil food, clothing and leather. Let us study more about their harmful activities. अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हम पैथोजेंस कहते हैं, जो कि मतलब बीमारी फैलाते हैं। ये छोटे छोटे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारी फैलाने का कारण बनते हैं, उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भोजन को ख़राब कर देते हैं, कुछ कपड़े को ख़राब कर देते हैं, कुछ चमड़े को ख़राब कर देते हैं। तो चलिए हम इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। इनकी कुछ और भी हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। कुछ रह तो नहीं गया, देख ले एक बार। हाँ ठीक है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। बीमारियों का कारण बनने वाले, मनुष्य में बीमारियों का कारण बनने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, the water we drink or the food we eat. They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. अब ये जो पैथोजेंस हैं, ये हमारे शरीर में हवा से, सांस के द्वारा जब हम सांस लेते हैं और पानी से जब हम पानी पीते हैं, तो और जब भोजन से जब हम भोजन करते हैं, तो ये हमारे बॉडी में एंटर करता है। ये डायरेक्ट कांटेक्ट से भी एक इन्फेक्टेड पर्सन से स्वस्थ आदमी में आ सकता है। और या फिर जानवरों के द्वारा भी ये ट्रांसमिट होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाता है ये। Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases. Communicable diseases को हम कहते हैं छुआछूत की बीमारी। तो जो भी माइक्रोबियल डिजीजेज है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, माइक्रोब से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, जो कि किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन से, मतलब जो बीमार है, ऑलरेडी माइक्रोबियल डिजीज से वो ग्रसित है, अगर उससे किसी हेल्दी पर्सन में वो ट्रांसमिट होता है, तो कैसे ट्रांसमिट होगा? तो या तो अगर वो हवा से ट्रांसमिट होता है, या पानी से ट्रांसमिट होता है, या भोजन
या फिर फिजिकल कांटेक्ट से ट्रांसमिट होता है तो इसे हम कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। तो जो भी सारी बीमारियां एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, भोजन या फिर फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा फैलता है उसको हम कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। Examples of such diseases include cholera, common cold, chicken pox and tuberculosis। अब इस तरह की बीमारियों के जो उदाहरण हैं छुआछूत की बीमारियों का, ये कोलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. जब अब ये फैलता कैसे है तो इसका एक उदाहरण के रूप में यहाँ पे एक बीमारी लिया गया है। जैसे किसी को अगर मान लीजिए कि जुकाम है, वो छींक मारता है तो उसके अंदर से छोटे छोटे पानी की बूंद हवा में फैलती है और उन पानी की बूंदे में हजारों वायरसेस होते हैं। अब वो वायरस हवा में फैल जाते हैं। अब सांस के जरिए अगर कोई हेल्दी पर्सन उस वायरस को अपने अंदर ले लेता है तो इससे उसे भी इन्फेक्शन हो जाएगा। अब यहां बूझो पूछ रहा है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। आप कैसे ये जो छुआछूत की बीमारी है इनको फैलने से आप कैसे रोकेंगे। तो पहेली बता रही है, वी शुड कीप ए हैंकरचीफ on the nose and mouth while sneezing. It is better to keep a distance from infected persons। अब पहेली इसका उपाय बता रही है कि हमेशा रुमाल रखना चाहिए और नाक और मुंह पे जब छींक आता है तो उस समय लगा लेना चाहिए, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है मतलब जिसको ऑलरेडी हुआ है बीमारी, उससे दूर रहना चाहिए, उससे दूरी बनाए रखना चाहिए। There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes. Housefly is one such carrier. The flies sit on the garbage and animal excreta. Pathogens stick to their bodies. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. Whoever eats the contaminated food is likely to get sick। So it is advisable to always keep food covered, avoid consuming uncovered items of food. Another example of a carrier is the female Anopheles mosquito, which carries the parasite of malaria (Plasmodium). Female Aedes mosquito acts as carrier of dengue virus. How can we control the spread of malaria or dengue? यहाँ पे बता रहा है कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं और कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि माइक्रोब्स को, जो बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रोब्स हैं उनका कैरियर का काम करते हैं, मतलब उनको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करते हैं वो। यहाँ पे उदाहरण के लिए है जैसे हाउस फ्लाई, मक्खी क्या कहे कि वो मक्खी कचड़े में जा कर के बैठता है, जानवरों का जो एक्सक्रेटा मतलब उनका जो टॉयलेट है, उनके जो गोबर है, मतलब जो भी जानवरों का जो टॉयलेट है उनके ऊपर जाके बैठता है। पैथोजेंस उनके शरीर पे चिपक जाते हैं वहाँ पे उस गंदगी में,
और फिर जब वो आ कर के अनकवर्ड फूड के ऊपर जा कर के बैठता है तो उसके बॉडी से जो खाना है, अनकवर्ड फूड है, उस पे जा कर के पैथोजेंस ट्रांसफ़र हो जाता है। और जो भी उस कॉन्टामिनेटेड फूड को, वो तो खाना दूषित हो गया, कॉन्टामिनेट हो गया, तो उस दूषित खाना को जो भी व्यक्ति खाता है उसके बीमार होने की संभावना ज़्यादा होता है। इसलिए ऐसा एडवाइस दिया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि हमेशा खाने को ढक के रखना चाहिए। बिना ढके हुए खाना हमेशा नहीं, हम बिना ढके हुए खाना नहीं खाना चाहिए, हमेशा उसको अवॉइड करना चाहिए। अभी यहाँ दूसरे जो कैरियर हैं ये है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। ये मच्छर है, ये मलेरिया का पैरासाइट कैरी करता है। पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम। दूसरा है फीमेल एडिस मॉस्किटो, ये भी मच्छर है, दोनों मादा है, दोनों मादा मच्छर है। ये डेंगू वायरस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, डेंगू वायरस के कैरियर का काम करता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? हम लोग किस तरह से मलेरिया और डेंगू को फैलने से रोक सकते हैं? यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, ये फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो का ये फोटो। अब उसके बाद पहेली पूछ रही है, वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड? पहेली पूछ रही है कि क्यों हमारे टीचर ये बताते रहते हैं कि हमें हमारे पड़ोस में, हमारे आसपास में पानी को इकट्ठा होने देना नहीं चाहिए। All mosquitoes breed in water, hence one should not let water collect anywhere. In coolers, tires, flower pot, etc. By keeping the surroundings clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. Try to make a list of measures which help to avoid the spread of malaria. अब यहाँ पे बता रहा है, हाँ, अब पहेली का ये आंसर है। जितने भी मच्छर हैं वो पानी में वो प्रजनन करते हैं, वहाँ पे पानी में वो पालन पोषण करते हैं इकट्ठा पानी में। इसलिए हमें कहीं भी, जैसे कि कूलर्स हो गए, टायर्स हो गए, हाँ, फूल के गमले हो गए, जहाँ पे भी पानी इकट्ठा है उनको पानी को इकट्ठा होने नहीं देना चाहिए। हमें हमारे आसपास के वातावरण को साफ करके, सूखा रख के मच्छरों का जमावड़ा, मच्छरों का ब्रीडिंग हम उसको रोक सकते हैं। प्रयास कीजिए लिस्ट बनाने का, कुछ तरीकों का लिस्ट बनाइए जिनसे कि मलेरिया को फैलने से रोका जा सके। तो उपाय में हम लोग कुछ, जैसे हम लोग अपने खिड़कियों में एकदम पतले वायर मेश से उसको हम ढक सकते हैं, हम लोग इंसेक्टिसाइड्स छींट सकते हैं। तो ये सब कुछ उपाय है हम लोग कर सकते हैं, आप लिस्ट बना सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको कुछ मिलेगा। Some of the common diseases affecting humans, their mode of transmission and few general methods of prevention are shown in table 2.1. यहाँ 2.1 में कुछ सामान्य बीमारियाँ जिनसे कि जो कि मनुष्यों को होता है और उनके फैलने का जो तरीका है वो किस मोड से, हवा से फैलते हैं, पानी से फैलते हैं या किस तरीके से फैलते हैं, और उनका जनरल मेथड्स, मतलब जनरल हम उसको किस तरीके से हम प्रिकॉशन ले करके उसको हम ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं, ये आपको टेबल 2.1 में दिया है। यहाँ पे चलिए हम एक एक करके हम सारी बीमारियों के बारे में देखते हैं। आप खुद से कुछ तरीके सुझा सकते हैं, जैसे कि हमें खिड़की
खिड़कियों को चारों तरफ से फाइन वायर मेश से उसको कवर कर देना चाहिए। उसके बाद इंसेक्टिसाइड्स छींट सकते हैं। तो ये सब कुछ उपाय का आप लिस्ट बना सकते हैं। आप अपने बड़े बुजुर्ग से भी पूछ सकते हैं, आसपास पूछ करके भी आप लिस्ट बना सकते हैं, और यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, वो हम आगे जा कर के पढ़ेंगे अभी। सम ऑफ द कॉमन डिजीजेज, common diseases affecting humans, their mode of transmission and few general methods of prevention are shown in table 2.1। यहाँ 2.1 में कुछ ऐसी सामान्य बीमारियां हैं जो कि मनुष्य को होते हैं, और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब इन बीमारियों को फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हवा से जाते हैं, पानी से जाते हैं, भोजन से जाते हैं। तो ये हो गया उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और कुछ जनरल तरीके जिनसे कि आप इन बीमारियों को रोक सकते हैं या फिर बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस। हाँ, यहाँ पहला है ह्यूमन डिजीज, यहाँ लिस्ट है पूरा, पहला कॉलम में पूरा ह्यूमन डिजीज है। दूसरे में है कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी पर्टिकुलर बीमारी का कारण बनते हैं। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब ये हवा से या फिर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये ट्रांसमिट होंगे तब तो ये बीमारी होगा। तो ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह हवा से होते हैं या फिर वाटर से होते हैं, कांटेक्ट से होते हैं। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इस कॉलम में। और यहाँ पे प्रिवेंशन मेजर्स जनरल मतलब सामान्य बिना डॉक्टर के आप ये सब तरीके अपने घर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जनरल तरीके हैं। पहला है ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरिया से। इसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। इन चारों बीमारियों के प्रिकॉशंस जो है प्रिवेंटिव जो मेजर है वो सेम है, इसीलिए वो मैं लास्ट में पढ़ूंगा। मीजल्स ये वायरस से फैलता है और हवा के थ्रू ट्रांसमिट होता है ये वायरस। चिकन पॉक्स ये भी वायरस से होता है और इस वायरस को ट्रांसमिट करता है हवा या फिर कांटेक्ट से भी ये ट्रांसमिट होता है। पोलियो वायरस से होता है और इस वायरस का ट्रांसमिशन हवा से या फिर पानी से होता है। अब इनका जनरल मेथड जिससे कि आप इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। Keep the patient in complete isolation. Keep the personal belongings of the patient away from those of the others. Vaccination to be given at suitable age. पेशेंट को क्या करना चाहिए, एकदम अकेला कर देना चाहिए, उसे आइसोलेट कर देना चाहिए पूरा। उसका जो भी पर्सनल बिलोंगिंग है, जिन चीज़ों का वो इस्तेमाल करता है, उनको दूसरी चीज़ों से अलग कर देना चाहिए। सही समय पे सही एज में उनका टीकाकरण हो जाना चाहिए। अब कोलेरा, टाइफॉइड ये दोनों बीमारी बैक्टीरिया, इसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये पानी से फैलता है या भोजन से फैलता है। ये आपको कोलेरा पानी या भोजन। टाइफॉइड केवल पानी से फैलता है। इसके लिए जो आपको इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करना है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन। मेंटेन पर्सनल हाइजीन मतलब आप साफ सुथरा रहिए और साफ सुथरा रहने के लिए अच्छी अच्छी आदतों को डेवलप कीजिए, अच्छी अच्छी आदतों में रहिए, उसको मेंटेन कीजिए और अच्छे से पका हुआ खाना खाइए, उबला हुआ पानी पीजिए, टीकाकरण करवा लीजिए। उसके बाद है हेपेटाइटिस ए, ये वायरस से, इसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस है, ट्रांसमिट होता है ये वाटर के थ्रू, इसलिए इसको कंट्रोल करने का तरीका है ड्रिंक बॉइल्ड
ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन, टीकाकरण होना चाहिए और गर्म पानी पीना चाहिए। उसके बाद है मलेरिया, ये प्रोटोजोआ से फैलता है और इसका कैरियर होता है मॉस्किटो, मच्छर। इसके लिए क्या करना चाहिए हमको, इसको रोकने के लिए, इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, यूज मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स। मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए और मच्छर भगाने वाले कुछ रसायन हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। मच्छर मारने वाली दवाइयों को छींट सकते हैं और ब्रीडिंग कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, तो अपने आसपास पानी को इकट्ठा होने मत दीजिए, तो फिर क्या होगा, मच्छर ब्रीड नहीं करेंगे और आसपास जब मच्छर नहीं होंगे तो फिर वायरस का कैरियर नहीं रहेंगे और फिर बीमारी भी कंट्रोल होगा। सॉरी, प्रोटोजोआ के कैरियर नहीं रहेंगे क्योंकि ये इसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सम ऑफ द कॉमन डिजीजेज, हाँ ये तो हमने कर लिया। उसके बाद डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, जानवरों में, पशुओं में बीमारियां उत्पन्न करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीजेज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट ऑल्सो in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by a virus. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मनुष्य में और पौधों में बीमारियों का कारण बनते हैं, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे जानवरों के लिए भी बीमारियों का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ एंथ्रेक्स एक बीमारी है जो कि मनुष्य को होता है, मनुष्य के लिए और मवेशियों के लिए ये काफ़ी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि ये बैक्टीरियम से होता है। उसके बाद फूट एंड माउथ डिजीज़, ये मवेशियों को होता है, हाँ, मुख का और खूर का, इसको हिंदी में कहते हैं मुख और खूर की बीमारी, ये होता है मवेशियों को और ये वायरस से होता है। यहाँ पे एक पॉइंट है, रॉबर्ट कोच, इन्होंने 1876 में जो एंथ्रेक्स को फैलाने वाला जो बैक्टीरिया है उसका खोज किया था उन्होंने, उसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। तो ये जो बैक्टीरियम है, ये इस बैक्टीरियम से एंथ्रेक्स बीमारी होता है। तो इसका खोज रॉबर्ट कोच ने 1876 में किया था। अब उसके बाद है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। पौधों में बीमारियों का कारण बनने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। द डिजीजेज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीजेस। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पौधों में, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया, गन्ना हो गया, संतरा हो गया, सेब हो गया और भी दूसरे प्लांट्स में ये बीमारियों का कारण बनते हैं। अब इन बीमारियों के बारे में जानने के बारे में आप टेबल 2.2 को देखिए, जिनमें कि क्रॉप से रिलेटेड कुछ बीमारियां दी हुई हैं। और ये जो बीमारियां हैं ये फसल के उपज को कम कर देता है। कहने का मतलब, अब बीमारी, कीड़ा लग गया तो फिर वो उसका उपज खराब कर देता है, और या फिर हार्वेस्टेड क्रॉप भी है और अगर उसमें भी कीड़ा लग गया तो वो भी फसल को खराब कर देता है। इसीलिए ये कहा गया है द डिजीजेज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। जो
फसल जो आपने उत्पादन किया है वो जितना आपको मिलने वाला था उपज, वो उपज में कमी आ जाती है, वो खराब हो जाता है, आपको नुकसान हो जाता है, किसान भाई को नुकसान हो जाता है। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। अब पौधों में फैलने वाली बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करके बीमारियां फैलाने वाली जो माइक्रोब्स हैं उनको मारा जा सकता है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है? बूझो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड to a party and he ate a variety of food stuff. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. अब बूझो को उसके फ्रेंड ने पार्टी में इनवाइट किया था और बूझो वहाँ अलग अलग प्रकार के उसने खाना खाए। घर आने के बाद उसको उल्टियाँ होने लगी, फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया और फिर वहाँ डॉक्टर ने कहा कि ये पक्का फूड पॉइजनिंग हो सकता है। पहेली वॉन्डर्स हाउ फूड कैन बिकम ए पॉइजन। पहेली सोच रही है कि खाना कैसे पॉइजन हो सकता है। फूड पॉइजनिंग could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances. ये जो फूड पॉइजनिंग है ये हम उन भोजन को करने से उस प्रकार के भोजन को करने से हो जाता है जिस भोजन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म खराब कर देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जो भोजन पे जो ग्रो करता है वो उसमें जहरीली चीज़ें पैदा कर देता है, जहरीली चीज़ें बना देता है। These make the food poisonous, causing serious illness and even death. और ये जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस खाना को पॉइजनस बना देती हैं और इससे गंभीर बीमारी हो सकता है और या फिर आदमी मर भी सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें भोजन को खराब होने से हमेशा बचा करके रखना चाहिए, क्योंकि फूड पॉइजनिंग मृत्यु का भी कारण बन सकता है। फूड प्रिजर्वेशन, अब फूड को तो बचा के रखना चाहिए, अब भोजन को बचाने के तरीकों के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि भोजन को किस प्रकार बचाया जाता है खराब होने से। In chapter 1 we have learnt about the methods used to preserve and store food grains. Chapter 1 में हम पढ़ चुके हैं उन तरीकों के बारे में जिससे कि भोजन को बचाया जा सकता है और स्टोर किया जा सकता, ये स्टोर किया जा सकता है, ये अनाज को, सॉरी, हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। लेकिन पका हुआ भोजन को हम कैसे बचा करके रखेंगे। चैप्टर 1 में आप पढ़ चुके हैं कि अनाज को, जो उत्पादित अनाज है, उनको किस तरह से बचा करके और स्टोर करके रखा जाता है। लेकिन इस चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं कि किस तरह से जो कुक्ड फूड है उसको घर में किस तरह से बचाया जाता है। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। अगर ब्रेड को, पावरोटी को अगर हम मॉइस्ट कंडीशन में छोड़ दें, नमी वाले वातावरण में छोड़ दें, तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर तुरंत फंगस का अटैक हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल आवर फूड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे भोजन को खराब कर देते हैं, सड़ा देते हैं। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल, और जो सड़ा हुआ खाना है वो गंदा स्मेल देता है। एंड हैज़ ए बैड टेस्ट, और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। एंड चेंज्ड कलर, और उसका कलर भी चेंज हो जाता है।
इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड ए केमिकल रिएक्शन? क्या जो ये भोजन का जो सड़ना है ये क्या केमिकल रिएक्शन है? तो हाँ, ये एक केमिकल रिएक्शन है। पहेली बाउट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर ए फ्यू डेज, लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रॉटन। पहेली कुछ आम खरीद के लाई, वो खा नहीं पाई सारे आम, वो उन आम को खा नहीं पाई कुछ दिनों तक। बाद में पहेली ने देखा तो वो सारे आम सड़ गए थे। बट शी नोज दैट मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन वो जानती है कि आम का अचार जो उसकी माँ घर पे बनाती, उसकी दादी जो आम का अचार घर पे बनाती है, वो लंबे समय तक वो खराब नहीं होता। शी इज कन्फ्यूज्ड, अब वो कन्फ्यूज्ड है कि आम वो जो लेकर के आई वो कुछ दिन के बाद सड़ गया, लेकिन उसकी दादी अचार बनाती है और अचार में आम ही रहता है, लेकिन वो आम क्यों नहीं सड़ा? तो ये उसका कंफ्यूजन है। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। चलिए हम कुछ सामान्य तरीकों के बारे में पढ़ते हैं जिनको कि हम इस्तेमाल करते हैं घर में भोजन को बचाने के लिए। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमको उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से उनको बचाना है। अब यहाँ पे है केमिकल मेथड, केमिकल रासायनिक मेथड, रासायनिक तरीके। ये एक टेबल छूट गया है छोटा सा, इसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद भोजन को बचाने के बारे में हम वहाँ पे आगे पढ़ेंगे, प्रिजर्वेटिव्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सम कॉमन प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये पहला है साइट्रस कैंकर, ये बैक्टीरिया से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका एयर है। रस्ट ऑफ व्हीट, ये फंगी से होता है, कवक से होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर होता है और बीज होते हैं। उसके बाद है येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी, इसको हम इन ब्रैकेट ओकरा, भिंडी में पित्त भी कहते हैं हिंदी में। ये वायरस से फैलता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंसेक्ट, ये इंसेक्ट के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जाता है। अब चलिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं। हमारे घर में जो भोजन है उसको बचाने के कुछ सामान्य तरीकों के बारे में। केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में क्या है? सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल्स जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नमक और खाने वाले जो तेल हैं ये कुछ सामान्य केमिकल्स हैं जिसको कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसलिए इन्हें प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। वी ऐड सॉल्ट और एसिड्स प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम क्या करते हैं कि सॉल्ट या फिर एसिड प्रिजर्वेटिव्स को हम पिकल्स में, अचार में उसको हम लगाते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम माइक्रोब्स के अटैक से हम अचार को बचा सकते हैं। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। ये सोडियम बेंजोएट हो गया, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सॉरी मेटाबाइसल्फेट नहीं, मेटाबाइसल्फाइड, ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हो गए। These are also used in jams and squashes to check their spoilage. अभी ये जैम्स में भी और स्क्वैशेस में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, इनको खराब होने से रोकने के लिए। अब उसके बाद है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। जो घर में जो हम नमक का इस्तेमाल करते हैं हम उसी को हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं। तो यहाँ पे कॉमन सॉल्ट प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। सदियों से ये नमक का इस्तेमाल मीट को और मछली को बचाने के लिए किया जा रहा है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो मीट है, मांस को और मछली को
ढक दिया जाता है सूखे नमक से ताकि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने के लिए। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमेरिंड। तो सॉल्टिंग का प्रयोग हम लोग आंवला को बचाने के लिए, हम लोग फिर से कच्चे आम को बचाने के लिए और हल्दी को बचाने के लिए भी करते हैं। सॉरी, हल्दी को नहीं, इमली को बचाने के लिए। टैमरिंड को हम हिंदी में इमली कहते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे इमली खाने के शौकीन होते हैं, तो दुकान से कहीं बाजार वगैरह में छोटे छोटे जो ठेला होते हैं वो इन सारी चीज़ों को, बच्चों को लुभाने वाली छोटी छोटी खाने की चीज़ों को बेचते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि इमली को के ऊपर इमली भी बेचते हैं वो, और इमली के ऊपर नमक लगा हुआ रहता है। अब उसके बाद है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। Jams, jellies, squashes are preserved by sugar. Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil food. अब यहाँ पे जो प्रिजर्वेटिव है वो शुगर, चीनी का इस्तेमाल हो रहा है। जैम्स हो गया, जेलीज हो गया, स्क्वैशेस हो गया, इनको बचाया जाता है शुगर का इस्तेमाल करके। शुगर क्या करता है, मॉइस्चर को कम कर देता है। मॉइस्चर को कम कर देने से मॉइस्चर में कीड़े पनपते हैं, बैक्टीरिया पनपते हैं, तो मॉइस्चर को कम कर देता है तो बैक्टीरिया पनपता, बैक्टीरिया का पनपना कम हो जाता है, और जिससे कि क्या होता है कि वो बचता है। अब उसके बाद है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब यहाँ पे ऑयल और विनेगर का इस्तेमाल करके भोजन को खराब होने से बचाया जाता है। use of oil and vinegar prevents the spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. Vegetables, fruits, fish and meat are often preserved by this method. तेल का और विनेगर का इस्तेमाल करके अचार को बैक्टीरिया से बचाया जाता है, क्योंकि तेल और विनेगर इस इन्वायरमेंट में जो है, अगर तेल और विनेगर का इस्तेमाल करते हैं अचार में, तो अचार का जो इन्वायरमेंट होता है उसमें बैक्टीरिया पनप नहीं पाता है। सब्जियां हो गए, फल हो गए, फिश हो गए, मीट हो गए, इन सभी को इस तरीके से बचाया जाता है। अब उसके बाद हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपने देखा होगा कि आपकी माँ घर में दूध को उबालती है। दूध को इसलिए उबालती है कि दूध को उबालने से उसमें ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मर जाते हैं। Similarly, we keep our food in the refrigerator. Low temperature inhibits the growth of microbes. हम लोग ठीक इसी तरह से क्या करते हैं, जो रेफ्रिजरेटर में भोजन को रखते हैं तो उसमें कम टेम्परेचर रहने से उसमें माइक्रोब्स नहीं पनपते हैं। Why does the milk that comes in packets not spoil? My mother told me that the milk is pasteurized. What is pasteurization? यहाँ बूझो पूछ रहा है कि जो पैकेट्स में जो दूध आते हैं वो क्यों खराब नहीं होते हैं। तो मेरी माँ बताती है कि ये पास्चुराइज्ड होते हैं, लेकिन ये पास्चुराइजेशन है क्या। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. The milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so,
it prevents the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization. पास्चुराइज्ड मिल्क में क्या होता है कि इसको आप डायरेक्ट बिना बॉयल किए आप इसको पी सकते हैं, क्योंकि पास्चुराइज्ड मिल्क होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि पहले इसको 70 डिग्री से लगभग 70 डिग्री सेल्सियस में इसको बॉयल किया जाता है और 15 से 30 सेकंड तक इसको 70 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। उसके बाद अचानक से इसको पूरा ठंडा कर दिया जाता है और फिर उसको स्टोर कर दिया जाता है। और ऐसा करने से क्या होता है कि उसमें जो माइक्रोब्स हैं वो नहीं पनपते हैं, वो माइक्रोब्स का पनपने का वहाँ पे एनवायरनमेंट तैयार नहीं होता है। इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने और इसको हम पास्चुराइजेशन कहते हैं। अब उसके बाद तरीका है स्टोरिंग एंड पैकेजिंग। These days, fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. अब आज के समय में जो ड्राई फ्रूट्स हैं, सूखे फल हैं, सब्जियां हैं, इनको एकदम सील्ड एयर टाइट पैकेट्स में बेचा जाता है, ताकि इनके अंदर में जो माइक्रोब्स हैं एकदम जो सील्ड रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि अंदर में माइक्रोब्स नहीं पनपते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी में। इस स्थिरीकरण में नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्जन होता है। ये दो तरीके से होता है, एक तो बैक्टीरिया करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, और दूसरा लाइटनिंग से होता है। You have learnt about the bacterium rhizobium in class 6 and 7. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants. Recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants such as beans and peas, with which it has a symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. You may wonder how. Let us understand this in the next section. आप पढ़ चुके हैं क्लास 6 और 7 में कि राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ये क्या करता है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल में। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है, उनके रूट नोड्यूल्स में होता है, और इनका उनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि बीन्स हो गए, पीज हो गए, तो इस बैक्टीरिया का इनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, और ये बैक्टीरिया क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल में। और दूसरा तरीका है नाइट्रोजन फिक्स होने का, वो है बाय द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। लेकिन क्या आपको पता है कि जो एटमॉस्फेयर में, जो हवा में जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो हमेशा वो बनी रहती है। नाइट्रोजन इस तरह से फिक्स होने के बावजूद भी नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है, नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहती है। ये हम आगे देखेंगे, आगे के सेक्शन में हम इसके पढ़ेंगे। ये देखिए रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, इसको ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से। तो रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स विथ रूट नोड्यूल्स, इसमें रूट नोड्यूल्स है। अब हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम समझेंगे। यहाँ पे चार्ट में बहुत अच्छे से दिया हुआ है।
Our atmosphere is 78% nitrogen gas. Nitrogen is one of the essential constituents of all living organisms as part of proteins, chlorophyll, nucleic acids and vitamins. नाइट्रोजन हवा में 78% इसकी मात्रा होती है। नाइट्रोजन इसेंशियल होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए ये इसेंशियल होता है, क्योंकि इससे ये प्रोटीन का एक पार्ट होता है। नाइट्रोजन प्रोटीन का पार्ट होता है, क्लोरोफिल का पार्ट होता है, न्यूक्लिक एसिड का पार्ट होता है और वाइटामिन्स का पार्ट होता है। इसलिए ये ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय plants and animals. Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen. नाइट्रोजन को हवा से डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा सकता है प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा। कुछ बैक्टीरिया होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि मिट्टी में रहते हैं ऑलरेडी, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। एक बार जब नाइट्रोजन कंपाउंड में परिवर्तित हो जाता है तो उसके बाद प्लांट्स उसको रूट्स के जरिए इस्तेमाल करने लायक हो जाते हैं। Nitrogen is then used for the synthesis of plant proteins and other compounds. उसके बाद नाइट्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है प्लांट के प्रोटीन्स को बनाने के लिए और दूसरे कंपाउंड्स को बनाने के लिए। Animals feeding on plants get these proteins and other nitrogen compounds. जो एनिमल्स, पशु क्या करते हैं, पशु प्लांट्स को खा करके उनके अंदर में प्रोटीन्स और दूसरे नाइट्रोजन कंपाउंड्स की कमी को पूरा करते हैं, उनको वो लेते हैं। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous wastes into nitrogenous compounds to be used by plants again. Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas, which goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. जब पौधे और पशु मरते हैं तो बैक्टीरिया और फंगी जो मिट्टी में होते हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में बदल देते हैं और उसको फिर से प्लांट्स यूज़ करते हैं। कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजनस वेस्ट को डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि सीधा एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और इस कारण से क्या होता है कि जो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो एटमॉस्फेयर में बना रहता है। यहाँ पे ये है आपको नाइट्रोजन साइकिल, इसको आप देख के अच्छे से समझ जाएंगे। ये है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यहाँ पे एक लाइटनिंग से ये फिक्स हो रहा है और दूसरा है इसको बैक्टीरिया फिक्स कर रहा है। उसके बाद नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में बैक्टीरिया इसको टर्न कर रहा है और इसको फिक्स कर रहा है नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में। फिर ये कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन मिट्टी में बन के जा रहा है। फिर ये बैक्टीरिया डायरेक्ट इसको
गैस बना दे रहा है कुछ बैक्टीरिया। अब ये कंपाउंड जो है, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, ये फिर इसको प्लांट्स ले रहा है, प्लांट से इसको एनिमल खा रहा है, फिर एनिमल से फिर ये नाइट्रोजनस वेस्ट बन करके फिर ये वापस कंपाउंड बन रहा है। तो ये नाइट्रोजन साइकिल है, इसको आप देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग द वीडियो। अब ये चैप्टर्स समाप्त हो गया है। मैं इसके कीवर्ड्स को एक एक करके शॉर्ट्स वीडियो में डालूंगा।